नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासेस लगातार आ रही है, तो आप उसे ज़रूर देखें। इसी के साथ साथ देखिए, मैंने जीएस में कुछ क्लासेस चलाई हैं, मैं और क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में। हम लोग लास्ट क्लास में आर्टिकल 19 तक बात कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग मौलिक अधिकारों पर बात कर रहे थे, जिसमें आर्टिकल 19 हमारा कंप्लीट हो गया था, तो वो आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ा देता हूँ। क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। देखिए, ये रिवीजन सीरीज़ है और जिन लोगों का अभी पेपर है 8 तारीख को, वो लोग और जो फॉरेस्ट गार्ड देने जा रहे हैं वो लोग कृपया करके ज़रूर देख लें। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अगर आप देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को, तो शायद पेपर में आप लोगों को कुछ सहायता मिल जाएगी, ठीक है। बाकी डिटेल्ड में अगर पढ़ना है तो वो चैनल पर लिंक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ी सी बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 19 तक बात कर चुका था मैं, अब आर्टिकल 20 से हम लोग कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 20 में क्या बेटा, आर्टिकल 20 में आपका है कि जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। देखिए, यहां पे कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जहां बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। देखिए, फंसना नहीं है, ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में है कि मतलब आपको एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। मतलब एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप क्या नहीं कर सकते, खुद के लिए आप अपनी गवाही नहीं दे सकते, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बस आप केवल इतना ध्यान रखो कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में वो ध्यान रखेंगे कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए, अभी इसमें डिटेल्ड में बात नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा अलग से हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है। तो आपको बस इसमें जो मोटा मोटा अभी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हो सकता है वही चर्चा करेंगे। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यहाँ पे आती है और इसमें आप आर्टिकल 21A भी डाल लो, ठीक है। 21A बाद में जोड़ा गया, जो अमेंडमेंट करा गया संविधान के अंदर, वो अमेंडमेंट था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। कई बार पेपर में आता है, ये 86वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसमें क्या करा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा करा जाएगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, आप ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 21A बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, शायद आपको याद भी होगा कि पहले अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह पे जाते थे तो ऐसे पेंसिल होती थी बनी हुई, और उसके ऊपर यहाँ एक लड़का बैठा देते थे और एक लड़की बैठा देते थे, उसको लिखा होता था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा होता था। तो ये लागू हुआ हमारे यहाँ 1 अप्रैल 2010 से। तो ये भी आप ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये कब से लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। आर्टिकल नंबर 22 ये क्या है, अब यहीं पे देख लेते हैं। ये बेटा है गिरफ्तारी से संरक्षण आपको प्रदान करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब इसमें 3-4 प्रावधान है कि आपको क्यों गिरफ्तार करा जा रहा है, उसका आपका ये अधिकार है, पूछना जवाबदेही का अधिकार है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये जो रिट भी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट भी होती है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको आप किसी भी अपराधी को अगर पुलिस पकड़ती है तो उसका अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी हायर अथॉरिटी के सामने उपस्थित करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बातें इसमें हो जाएंगी 20, 21, 21A और आर्टिकल 22। देखिए, यहीं पे एक चीज और भी आती है जिसे हम बोलते हैं निवारक निषेध। निवारक निषेध में क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। निवारक निषेध, देखिए निवारक निषेध क्या होता है बच्चे, कि अगर पुलिस को ना किसी पे शक है
तो पुलिस शक के अनुसार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, ठीक, दोष करने से पहले। मतलब किसी को शक है, पुलिस को शक है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता, तो उस व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो निवारक निषोध के अंदर गिरफ्तारी होगी उसकी मैक्सिमम जो सजा हो गया, मैक्सिमम उसे बंद करके रखा जा सकता है, वो 3 महीने तक रखा जा सकता है। सजा कहना तो ठीक नहीं होगा, मैक्सिमम उसे जो नज़रबंद या बंद करा जा सकता है वो 3 महीने के आसपास तक बंद किया जा सकता है अधिकतम, ठीक है। इसकी अवधि 3 माह से ज़्यादा की नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो रहे आपके आर्टिकल 21, 22, 23 या 21 और 22 तक, ठीक। 23 और 24 जो आपका स्वतंत्रता का एक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके अंदर आ जाते हैं। तो देखिए फटाफट 23-24 देखते हैं। सारे आर्टिकल अभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आज ही खत्म कर देते हैं। फटाफट देखिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पेपर में जहाँ से सवाल बनता है, क्या क्या बनता है, वही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल नंबर 23 आपका जो है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये बात तो समझ में आती होगी, जब शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो इसमें यही बातें करी गई होंगी शोषण को लेकर के। तो देखिए, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम दोनों निषेध बताए गए हैं। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, ठीक। एक तो मानव का व्यापार नहीं करना, उसका दुर्व्यापार नहीं करना है। दूसरी बात, जो मजदूरी है उससे कम पैसे देने से, मतलब उसे बोलते हैं बलात्श्रम, ठीक है। बलात्श्रम, मजदूरी से कम पैसे देने, मतलब आप एक मजदूर को 200 रुपये की दिहाड़ी है, आप उसे 100 रुपये देते हैं, तो वो बलात्श्रम की कैटेगरी में आता है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 24 देखिए, कई बार 23 और 24 पेपर में बहुत बार आते हैं, तो आप 24 ध्यान रख सकते हैं। 24 में क्या है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चों हैं उनके लिए क्या है, जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाना उन लोगों से, ठीक है। 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाना है, जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाना है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए आर्टिकल 23 कि बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार नहीं करना, मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 3 रुपये तय करके आपको 2 रुपये नहीं देने हैं, ठीक है। 3 रुपये तय करके 2 रुपये नहीं देने हैं। और दूसरी बात कि आप लोगों को 24 से ध्यान रखना है, 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य आपसे नहीं करवाने, मतलब 14 वर्ष के बच्चे से 24 वर्ष वाले बच्चे के कार्य आपको नहीं करवाने, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप क्या आ जाते हैं, फिर आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है वो आपको आर्टिकल नंबर 25 से मिलता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखोगे PMT, आर्टिकल नंबर 24 के बाद आर्टिकल नंबर 25, P से 25 और P से आपका 25, P से 25 और आप देखोगे P से आपका प्रचार, मतलब प्रमोशन। आप ऐसे कह सकते हैं, आपने आर्टिकल देखा धार्मिक स्वतंत्रता, तो आपको अपने धर्म बनाने का अधिकार है और आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। वो कौन सा आर्टिकल आपको देता है, वो आर्टिकल नंबर 25 देता है, ठीक है। लेकिन जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। आपको अपना धर्म के बारे में अच्छाइयाँ बताने का अधिकार है, ठीक है। वो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अधिकार ग्रहण करता है तो वो कर सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट, आर्टिकल 26, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। प्रबंधन मतलब आप कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी संस्था या कोई भी निकाय, आप कोई भी संगठन चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। प्रबंधन उसका करा जा सकता है। टी से आप याद रखेंगे टैक्स, और आर्टिकल 27, टैक्स का मतलब होता है कि आपको अपने, बस एक बात समझ लीजिए कि आपको कोई कर नहीं देना होता अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, ठीक है। आप कोई भी शुल्क वगैरह आप इसके अंदर नहीं देते हैं ना, तो बस ये ध्यान रखना। ई मतलब होता है एजुकेशन, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 मतलब एजुकेशन से होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि धार्मिक जो संस्थान है, या ऐसे कहिए कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का नहीं प्रावधान हो सकता। आप ऐसे कहिए कि जो आपकी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वित्त सहायता प्राप्त जितने भी संस्थान होते हैं उनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा वहाँ पर नहीं दे सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए मतलब होता है आशीष, जो मैं ही हूँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। PMT ध्यान रखना, आर्टिकल 25 आप प्रमोशन कर सकते हैं। M मैनेजमेंट आप प्रबंधन कर सकते हैं। T आपको कोई टैक्स नहीं देना, और E मतलब एजुकेशन से होता है कि आपको क्या कर सकते हैं, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। किसी भी गवर्नमेंट से जो
मान्यता प्राप्त है या गवर्नमेंट की वित्तीय सहायता से जो चलता है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें आप ये काम नहीं करोगे। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 28। ठीक, अब 29 और 30 की बात करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। देखिए आप अच्छे से बस देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। वीडियो एक बार आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है, आप छोटा छोटा अगर नोट भी करना चाहें आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक फ़ायदेमंद हो सकती है आपके पेपर में। देखिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, बाकी आप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पहली और दूसरी क्लास देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 29 संस्कृति, मतलब ये बेसिकली जो आर्टिकल 29 और 30 है ये अल्पसंख्यकों के लिए है बेटा, मतलब माइनॉरिटी के लिए है। और अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को संजोकर रख सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 30 शिक्षा, जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि आपको M30 याद रखना है, मतलब मदरसे। ठीक, कि हम ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक शिक्षा के जो अल्पसंख्यक है वो अपनी धार्मिक शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो आर्टिकल नंबर 30 क्या देता है, अधिकार देता है। तो आप ये ध्यान रखना। आर्टिकल 31 अब है ही नहीं है, वो कहाँ चला गया है, वो संपत्ति का अधिकार यहाँ से मौलिक अधिकारों से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो भाग 12 के आर्टिकल नंबर 301 के अंदर अभी रख दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बनता ही है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, डबल लॉक बोलते हैं। ठीक है, डबल लॉकर बोलते हैं इसे, या डबल लॉक बोलते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं उनका संरक्षण भी एक मौलिक अधिकार है, तो आप इन्हें खारिज नहीं कर सकते, आप ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा। ठीक है, हार्ट एंड सॉइल। आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया, तो ये ध्यान रखेंगे हम कि इसे हृदय और आपका आत्मा कहा गया है। ठीक, इसके अलावा देखिए आपको मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 13 के अंदर कि इनका जो संरक्षण करता है वो कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, वो सजग प्रहरी के रूप में काम करता है। इसके अलावा देखिए आपको ये ध्यान रखना कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, और हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर लेगा। ये आर्टिकल नंबर 26 जो है 226 जो है वो हाई कोर्ट को क्या देता है, इस चीज़ का अधिकार देता है। ठीक है, दोबारा सुनिए कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करके हाई कोर्ट में करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके लिए जो हाई कोर्ट है उसे अधिकार मिलता है आर्टिकल नंबर 22-26 से। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपके पेपर में यहीं से आ जाएगा। ठीक है, पहली और दूसरी वीडियो देख लेना, या थर्ड वीडियो है, ध्यान से। ठीक, देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 4 की, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSPs, उससे संबंधित कुछ बातें हैं और कुछ आर्टिकल हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ फटाफट, तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में सीधा फिर हम लोग राष्ट्रपति की तरफ रुख करेंगे, और वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनेंगी वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए DPSPs आप बता सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहली बात कौन से भाग में आ जाएंगे, भाग 4 में आ जाएंगे। कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर शामिल है, तो देखिए 35 तक तो वे है, तो 36 से ये शुरू होता है और आर्टिकल नंबर 51 तक जाते हैं, 36 से 51 तक। इसके अलावा इन्हें हमारे संविधान में जो जगह मिली है वो कहाँ से मिली है, वो बच्चे आयरलैंड से हम लोगों ने DPSPs अपने संविधान के अंदर डाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखेंगे। और देखिए DPSPs को ऐसा कहा जाता है कि जो वास्तविक प्रजातंत्र की जो स्थापना करता है, भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना का कार्य जो है वो हमारे DPSPs करते हैं। पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रजातंत्र का कार्य कौन करता है हमारे संविधान के अंदर, वो DPSPs हैं। ठीक है, वास्तविक प्रजातंत्र। देखो
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है, राज्य मतलब देश से है, नीति मतलब जो आपकी नियति है, आपकी जो प्लानिंग है, आप किस रुख से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मंशा क्या है, उसे गवर्न करने वाला, उसे निर्देशित करने वाला कि हमारा देश जो होगा या जिस तरीके के कानून हम रखेंगे उस कानून में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको बचपन से सिखाया जाता है हम लोगों को कि बुरा नहीं बोलना है, ईमानदारी से चलना है ना, मेहनत करनी है, तो ये भी एक तरीके से क्या हमारे DPSPs ही हैं, ठीक है। आपको निर्देशित करा जाता है कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है भविष्य में चल के, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। तो देखिए इसमें कुछ आर्टिकल जो हमें महत्वपूर्ण है उनकी बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें जो शुरू करेंगे हम आर्टिकल नंबर, देखिए हम देखना चाहते हैं कि 39A से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। 39A आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है कि निःशुल्क कानूनी सहायता जो प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है, सरकार या राज्य की जिम्मेदारी है कि उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता। इसके अलावा आपको आर्टिकल 39D ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या है कि समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन का प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 39D। आर्टिकल 40 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि वो क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये आर्टिकल नंबर 40 आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 42 में क्या है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को उसके अधिकार में रहते हुए कार्य उपलब्ध करवाए, ठीक है। और दूसरी बात, जो महिलाएं हैं उन्हें प्रसूति में सहायता प्रदान करें, ठीक है। प्रसूति समझते ही होंगे आप लोग, ठीक। ये ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 42 हो गया है, ठीक। इसके अलावा देखिए 43B देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना है तो नोट भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आर्टिकल नंबर 43 देखेंगे, 43B। आपने देखिए राज्य के अंदर सहकारी समितियां देखी हैं, उन सहकारी समितियों का जो प्रोत्साहन दिया गया है वो 43B के अंदर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 43B। बी से बैंक, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो देखिए इसके अलावा मैंने 2 सीरीज चलाई हैं। एक तो मैंने उत्तराखंड, अगर आप पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में मैंने सीरीज चलाई है, वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर ना, जो नेशनल करंट अफेयर है, जो प्री 2022 के जितने भी पेपर हुए हैं उनके अंदर जो पूछी गई है, मैंने उसकी अलग से सीरीज चलाई है, तो वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना भाई, ठीक है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और उत्तराखंड करंट अफेयर, उत्तराखंड बजट, उत्तराखंड की आपकी आर्थिक समीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना, चैनल पर देख लेना जाके, ठीक है। चलिए इसमें 43B देख लिया है हम लोगों ने। इसके अलावा देखिए आर्टिकल नंबर 44 यह महत्वपूर्ण है, समान नागरिक संहिता। इसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो आर्टिकल 44 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। और ये उत्तराखंड तो इस पर काम भी कर रहा है, समान नागरिक संहिता 44 में आ जाएगा। इसके अलावा आप आर्टिकल 45 ध्यान रख सकते हैं। देखिए 45 में वही है कि 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का अधिकार किसका है, राज्य का है, कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का आपको काम करना है या उसका प्रावधान करना है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आप प्रोवाइड करवाओगे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 45 हो जाएगा। आप आर्टिकल 47 देख सकते हैं कि 47 में जो मादक पदार्थ हैं, आपके नशीले पदार्थ होते हैं, उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाना होता है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध आप लोग उन्हें बढ़ावा नहीं देंगे, बस ये ध्यान रखना है। इसलिए आपने देखा कि कोई भी मादक पदार्थ होता है उस पर रैपर पर चेतावनी लिखी आती है, ठीक है। आर्टिकल 48 मतलब आपको ध्यान रखना कि 4 लोग कितनी भैंसें पालेंगे, 8 लोग, मतलब पशुपालन से है। आप दुधारू पशुओं की बलि को रोकेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, वनों का संरक्षण करेंगे, वनों का संरक्षण करेंगे। आपको 48A भी ध्यान रखना है। ए मतलब वन
4 आदमी 8 भैंस पालेंगे, वन के अंदर मतलब वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है, ध्यान रखना। वन्य जीवों का संरक्षण मतलब 4 लोग 8 भैंसे, ए मतलब वन के अंदर पालेंगे, तो आप ये ध्यान रखेंगे वन्य जीवों का संरक्षण। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 49 आपको देखना है कि जो धरोहर होती है हमारी, उनकी रक्षा करने का काम भी किसका है, हमारा है। जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनकी रक्षा, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा, ये आर्टिकल आपका 49 है। इसके अलावा आप आर्टिकल 50 भी देखिए यहीं पे। आर्टिकल 50 या आर्टिकल 50 क्या कहता है, दोनों के पृथक्करण की बात करता है। किसकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात होती है। और आर्टिकल नंबर 51, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 का मतलब आप ध्यान रखना कि किसी की शादी में जाते हैं तो आप कन्यादान करते हैं, तो वहाँ पर शांतिपूर्वक और कोई लड़ाई झगड़ा ना करते हुए काम करना होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का मामला आर्टिकल नंबर 51 के अंदर आ जाता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, DPSP हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई इसमें बात नहीं करनी है। देखिए इसी में हम लोग ख़त्म कर देते हैं, मौलिक कर्तव्य भी यही देख लेते हैं। देखो ये बहुत है, आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पेपर में इनमें से आएगा, ठीक है, देख लेना बस एक बार अच्छे से इनको, पेपर में यहीं से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य देखिए, अगर हम क्लास की बात करेंगे तो क्लास में तो पूरा डिस्कशन करना पड़ता है, एक एक चीज़ की बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं। अभी रिवीजन क्लास है और पेपर में हमें ज़्यादा समय नहीं है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए भाग 4A मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखना। देखो भाग 4 है, इसका मतलब भाग पहले नहीं था, जोड़ा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो भाग जोड़ा गया था वो 4A ही है, ठीक है। 1 2 3 के बाद भाग 4 है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक। तो इसका मतलब बाद में जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं तो कब जुड़े हैं, तो ये 42वां जो संविधान संशोधन था हमारा, उसके तहत जोड़े गए हैं, जो 1976 में हुआ था, ठीक है। और हमने इसे कहाँ से लिया है, आप देखिए मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 1976 में हुआ है और हमने इसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है, रसिया या रूस या USSR से लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल की बात करेंगे तो देखिए आर्टिकल यहाँ पे 51 बेटा A हो जाएगा, ठीक है। 51A के अंदर शुरुआत में 10 मौलिक अधिकार थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। इसका मतलब एक बाद में जोड़ा गया है, तो एक बाद में कब जोड़ा गया है, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये उसके अंदर जोड़ा गया है 2002। 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है 2002। याद करो आर्टिकल 21A वो यहीं से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20A देखा था ना कि 6 से 14 के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो ये वही मौलिक अधिकार है कि हमारा अधिकार है, मौलिक कर्तव्य कि हम बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें आप एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं मौलिक कर्तव्य में, इससे कि इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर लागू किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह जी की सिफारिश पर क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था, ठीक है। देखिए मौलिक कर्तव्य में इससे बाहर कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन 76 से जोड़े गए। शुरुआत में कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं, हमने कहाँ से लिए हैं, रूस या रसिया से लिए हैं। वर्तमान में 11 हैं और 11वां कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह जी की सिफारिश पर लागू किए गए थे, ठीक है। तो देखिए इतनी बातें रखते हैं इसमें आज के लिए। आप बस रिविज़न करिए, पेपर दीजिए अच्छे से, मज़ा आएगा। और जितनी भी श्रृंखलाएं चल रही हैं उन्हें देखिए अच्छे से। हिंदी की श्रृंखला आपको मिल जाएगी 1 या 2 दिन में, वो भी शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलेंगे, चलिए फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।